आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे महात्मा गांधी जी के जन्म से लेकर के उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में क्या कुछ किया, इन सब चीजों के बारे में। तो वीडियो जो है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आखिर तक जरूर देखिएगा। तो महात्मा गांधी जी, इनके शुरुआती जीवन के बारे में बताना उतना जरूरी तो नहीं है, क्योंकि आप में से अधिकतर लोगों को महात्मा गांधी जी के शुरुआती जीवन के बारे में लगभग पता ही होगा। बचपन से निबंध पढ़ते आ रहे हैं ना महात्मा गांधी पर, हिंदी में निबंध हो, अंग्रेजी में निबंध हो। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, ये सब जो है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये चीजें बताने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बताता जाता हूं, लिखूंगा नहीं। तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को कहां हुआ था? गुजरात। गुजरात में एक रियासत हुआ करता था, काठियावाड़ रियासत, तो वहां पर पोरबंदर नामक स्थान में इनका जन्म हुआ था। इनके जो पिता थे उनका नाम था करमचंद गांधी, इसीलिए गांधी जी का जो पूरा नाम है वो क्या होता है? मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जो रियल नेम था वो मोहनदास था, पिता का नाम करमचंद, वो जुड़ जाता था। इनकी माता का नाम था पुतलीबाई। पुतलीबाई। जब ये 13 साल के थे तब इनका विवाह हो जाता है कस्तूरबा जी के साथ। इनके 4 बेटे थे, जो अधिकतर लोगों को नहीं मालूम होंगे, मैं वो लिख देता हूं। तो इनके जो 4 बेटों के नाम थे, पहला का नाम था हरिलाल, हरिलाल। दूसरा मणिलाल, सबसे बड़ा हरिलाल, दूसरा मणिलाल, तीसरा था रामदास। अच्छा, ये जो रामदास है ये साउथ अफ्रीका में हुआ था। फिर है देवदास, देवदास, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। तो ये 4 पुत्र थे ये गांधी जी के। अब ये जो है लगभग 1888 में, 4 सितंबर 1888 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करके लंदन जाते हैं। किस लिए जाते हैं? बैरिस्टर की पढ़ाई करने। 4 सितंबर 1888, ये डेट आप लोग याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो लंदन प्रवास हुआ इनका, लंदन प्रवास। इनकी जो सारी शिक्षा है वो कहां हुआ था? तो वही पोरबंदर, काठियावाड़, वहीं पर हुआ। मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की, उसके बाद वकालत की पढ़ाई करने के लिए, ये लॉयर थे ना, वकील थे, तो वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहां चल देते हैं? लंदन चल देते हैं, और वहां पर 3 वर्ष रह करके वकालत की पढ़ाई करते हैं। बैरिस्टर बन के 1891 में देश वापस लौट जाते हैं। कब? 1891 में बैरिस्टर बन के भारत वापस आ जाते हैं। अब जब ये भारत आ जाते हैं तो राजकोट में, जो अपना गुजरात में है एक स्थान राजकोट, तो वहां पर जो है अपना वकालत जमाने की कोशिश करते हैं। फिर बंबई में भी कोशिश करते हैं, लेकिन यहां पर इनकी जो बैरिस्टरी है वो चल नहीं पाती है, उतना खास कमाल ये कर नहीं पाते हैं। इनके बड़े भाई थे जिनका नाम था लक्ष्मीदास। गांधी जी के बड़े भाई थे लक्ष्मीदास, लक्ष्मीदास, भाई लक्ष्मीदास। तो भाई लक्ष्मीदास के एक मित्र थे जो कि कहां रहते थे? दक्षिण अफ्रीका में, जिनका नाम था सेठ अब्दुल्ला, दादा अब्दुल्ला, सेठ दादा अब्दुल्ला। उनको जो है दादा अब्दुल्ला बोला जाता था। तो सेठ दादा अब्दुल्ला, इनका नाम याद रखना, दादा अब्दुल्ला। अब ये जो दादा अब्दुल्ला है, ये इनको पता चलता है कि लक्ष्मीदास का जो भाई है वो वकील बन गया है। तो सेठ दादा अब्दुल्ला ये दक्षिण अफ्रीका में अपना बिजनेस जमा के बैठा हुआ था, तो वहां जो है कुछ इसका मामला था, किसी केस वगैरह की सुनवाई होनी थी सेठ अब्दुल्ला की। तो जो लक्ष्मीदास थे इनके साथ जान पहचान था, परिचय था, तो पत्र व्यवहार होता रहा होगा। तो सेठ अब्दुल्ला जो है लक्ष्मीदास जी को पत्र लिखते हैं कि भाई तुम्हारा जो भाई है वो वकील बन गया है, मेरे को वकील का जरूरत है। हालांकि मेरे पास इधर एक अंग्रेज वकील है, लेकिन भाई उतना उसको समझ में आता नहीं है, मतलब कि उससे बनता नहीं है, तुम जो है अपने भाई को भेज दो, जो भी बनता है मैं दे दूंगा। तो अब जो है महात्मा गांधी जी 1893 में, देखिए कब? 1893 में, ये 1891 में वकील बन के आए थे। 1893 में सेठ दादा अब्दुल्ला के बुलाने पर ये जो है कहां चले जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। और आगे के इनके लगभग 21 वर्ष जो है ना इसी दक्षिण अफ्रीका में बीतेंगे। तो 1893 में ये दक्षिण अफ्रीका चल देते हैं सेठ दादा अब्दुल्ला के
केस के मामले में, इनका जो भी केस था दादा अब्दुल्ला का ना, उनके भाई के साथ ही एक मामला फंसा हुआ था। लगभग 40,000 पाउंड का मामला था जो कि केस में चल रहा था। दोनों भाई जो है आपस में लड़ रहे थे। अब गांधी जी जाते हैं दक्षिण अफ्रीका, डरबन बंदरगाह। तो वहां पर पहुंच करके ना ये दोनों भाइयों के बीच में पैचअप करवा देते हैं, दोनों के बीच जो है सुलह करवा देते हैं। मतलब इनके भाई से भी मिलते हैं, बोलते हैं कि आप लोग ऐसे अदालत में लड़ते रहोगे, बहुत सारा पैसा खर्च हो जाएगा, आपका समय बेकार चले जाएगा। उससे अच्छा तो ये है कि आप जो है दोनों भाई बाहर सुलह कर लो, आप लोगों का समय भी बचेगा, बहुत सारा पैसा भी बचेगा और दोनों भाई अच्छे यूनिटी से रहोगे, फिर से एक हो जाओगे। और इनकी बात जो है दोनों मान लेते हैं और दोनों के बीच जो है सुलह हो जाती है। तो इससे गांधी जी जो है वहां दक्षिण अफ्रीका में थोड़ा फेमस हो जाते हैं, काफी सारे लोग उनको जानने समझने लगते हैं। अब देखिए, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका जाते हैं तो कुछ घटनाएं घटित होती है जिससे उनका जो है मतलब किस तरह से शोषण हो रहा है, मतलब कि अंग्रेज किस तरह से शोषण कर रहे हैं, वो चीज उनको देखने को मिलती है। जैसे ये दक्षिण अफ्रीका पहुंचते हैं ना, डरबन बंदरगाह में पहुंचते हैं, तो जो दादा अब्दुल्ला है वो मिलता है गांधी जी से, वहां मतलब लेने आ रहा होगा बंदरगाह में। तो डरबन बंदरगाह से ना, मतलब डरबन जो सिटी है वहां से गांधी जी को जाना था प्रिटोरिया क्यों जाना था? जो दूसरे तरफ का जो वकील था सेठ दादा अब्दुल्ला का, उनके भाई के साथ जो मामला चल रहा था, तो उनके वकील के साथ मिलना था। वकील लोग का काम होता है। तो डरबन से गांधी जी को प्रिटोरिया जाना था। तो दादा अब्दुल्ला ने क्या किया, गांधी जी को ट्रेन का पहले दर्जे का टिकट कटवा करके दे दिया। होता है ना ट्रेन में पहला एसी होता है, नॉन एसी होता है, इस टाइप से होता है अलग अलग दर्जा। तो जो दादा अब्दुल्ला थे उन्होंने महात्मा गांधी को फर्स्ट क्लास का टिकट दिया, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, तो फर्स्ट क्लास का टिकट दे दिया डरबन से प्रिटोरिया जाने के लिए। अब महात्मा गांधी जी जो हैं डरबन से प्रिटोरिया के लिए निकल गए। अब वो जो है ये जो स्टेट था ना वो था नैटाल। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कुछ नाम। नैटाल जो है स्टेट था, राज्य था, और उसके अंतर्गत प्रिटोरिया, डरबन ये सब शहर थे। नैटाल की राजधानी हुआ करती थी उस समय मेरिप्सबर्ग। तो जब महात्मा गांधी जी मेरिप्सबर्ग, ये मान लो ट्रेन है आपका, ये ट्रेन है, तो ये जो ट्रेन जब मेरिप्सबर्ग नामक स्थान पर पहुंचती है तो वहां पर एक अंग्रेज व्यक्ति चढ़ता है उस ट्रेन में, और जिस बोगी में, जिस डब्बे में महात्मा गांधी जी बैठे थे, मस्त एकदम ठाठ बाट से वो सूट वगैरह पहन करके बैठे हुए थे, तभी वहां पर वो अंग्रेज आता है और वो चिल्लाने लगता है कि ये कूली यहां पर क्या कर रहा है। ये कूली जो अमिताभ बच्चन का जो मूवी है ना कूली, वरुण धवन भी लेके आया था ना कूली नंबर 1, तो वो वाला कूली। तो अंग्रेज चिल्लाता है कि ये कूली यहां पर क्या कर रहा है, ये काला कूली यहां क्या कर रहा है, वो चिल्लाने लगता है। और जो टीटी होता है उसको बुलाता है कि ये फर्स्ट क्लास में ये कूली क्या कर रहा है। महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि भाई मेरे पास टिकट है फर्स्ट क्लास का, मैं एक वकील हूं और हमेशा जो है पहले दर्जे में ही सफर करता हूं। तो वो गांधी जी अपना दिखाते हैं टिकट वगैरह, अपना पूरा दिखाते हैं वकील भी हूं। लेकिन वो जो आदमी है वो बोलता है नहीं, यहां पर जो है कूली लोग वो दूसरे तरफ बैठते हैं, वो जो सामान वामान जहां रखा जाता है ना वहां पर बैठते हैं, ये बोलता है। अब देखिए दक्षिण अफ्रीका में उस टाइम पे क्या हो रहा था, जो भारत के लोग थे ना उनको कहा जाता था कूली। कूली किसको बोलते हैं हम लोग, जो सामान वगैरह ढोता है उसको हम लोग कूली बोलते हैं ना। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में जितने भी भारतीय थे, चाहे वो कूली हो, चाहे वो बिल्कुल कहीं वहां नौकरी करने गया हो, व्यापार करने गया हो, सबको वहां पर कूली बोला जाता था। चाहे वो वकील ही क्यों ना हो, सबको वहां कूली बोला जाता था, काला कूली कह के पुकारा जाता था। तो यहां पर जो है गांधी जी बड़े मतलब असमंजस में पड़ जाते हैं, और जो टीटी और वो आदमी मिलकर के गांधी जी के सामान को जो है उस प्लेटफॉर्म में फेंक दिया जाता है, और गांधी जी को भी प्लेटफॉर्म में फेंक दिया जाता है। गांधी जी वहां कुछ नहीं कर पाते हैं, ट्रेन उनके सामने से गुजर जाती है। अब गांधी जी सोच में पड़ जाते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है इस टाइप से। तब बड़ा मतलब वो सोचने लग जाते हैं कि यहां इतना मतलब अत्याचार हो रहा है। बाद में फिर वो दादा अब्दुल्ला को फिर तार वार भेज करके सारा मामला बताते हैं। किसी तरह से वो प्रिटोरिया पहुंच जाते हैं। प्रिटोरिया पहुंच के भी ना, वो जो उस समय जो घोड़ा गाड़ी चलता था, गाड़ी वगैरह तो था नहीं, जैसे शोले मूवी में होता है ना कि मोटर कार है नहीं कि गुर्र से चल दिए, बसंती का टांगा है।
तो प्रिटोरिया जब पहुंचते हैं, प्रिटोरिया रेलवे स्टेशन बाद में दूसरे ट्रेन से, तो वहां पर उनको उस घोड़ा गाड़ी में भी इसी टाइप का जो भेदभाव सहना पड़ता है। उनको जो है घोड़ा गाड़ी के अंदर बैठने नहीं दिया जाता है, उनको जो है बाहर जहां पर वो जो कोचवान बैठता है ना वहां पर बैठाया जाता है। तो ये सारा कुछ वो जो है देखते हैं। अब देखिए, अब ये जो सेठ अब्दुल्ला का जो मामला था, इसको सुलह करवा दिया गांधी जी ने, दोनों भाइयों के बीच सुलह करवा दिया। तो गांधी जी का काम जब दक्षिण अफ्रीका में समाप्त हो जाता है, तो वहां के जो लोग, जो उनके दोस्त बन गए थे साल भर के अंदर, तो वो लोग जो है गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटते समय स्वदेश आने की वो तैयारी कर रहे थे, तो एक छोटा सा पार्टी दिए कि भाई आप इतने समय तक रहे, अच्छा लगा, इस टाइप से। तो पार्टी चल रहा था। इसी बीच जो है महात्मा गांधी को कोई व्यक्ति एक समाचार पत्र लाके दिखाता है, नैटाल मरकरी उस समाचार पत्र का नाम था। पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे, नैटाल मरकरी, ये सब चीज ध्यान रखेंगे, पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है। ये जो मेरिप्सबर्ग है, मतलब किस रेलवे स्टेशन में गांधी जी को सामान सहित फेंक दिया गया था। आप लोग देखिएगा गांधी जी का मूवी वगैरह, और ये घटना जो है कहीं ना कहीं गांधी जी को अंदर तक हिला देती है, तो ये सब नोट करके रखिएगा। तो नैटाल मरकरी एक ये पत्रिका थी, समाचार पत्र था। तो ये जो है विदाई पार्टी, जो इनको विदाई पार्टी दी जा रही थी, तो उसी समय कोई जो है नैटाल मरकरी नामक समाचार पत्र गांधी जी को दिखाते हुए बोलता है कि यहां पर एक खबर छपी है, जरा बताइए तो इसके बारे में, आप वकील है, कुछ अच्छे से समझा सकते हैं। तो गांधी जी देख के हक्के बक्के रह जाती है। उस समाचार पत्र में ना दक्षिण अफ्रीका में जितने भी भारतीय रह रहे हैं उनके मताधिकार को समाप्त करने का विधेयक पारित होने की घोषणा उसमें छपी हुई थी। उसकी रिपोर्ट छपी हुई थी कि भारतीयों को जो है मताधिकार नहीं दिया जाएगा, इस टाइप से एक रिपोर्ट छपी हुई थी। तो गांधी जी इसको पढ़ते हैं और समझाते हैं कि ये क्या चीज है। तो वहां के लोग बोलते हैं कि आप ही हमारी मदद कर सकते हो, आप रुक जाओ कुछ दिन और रुक जाओ, आपका जो भी फीस वगैरह बनता है हम सब दे देंगे, आप रुक जाइए। तो ये थोड़े समय के लिए उनको रुकवाया जाता है और गांधी जी जो है 1915 तक वहां पर रहना पड़ता है गांधी जी को। अब देखते हैं गांधी जी ने, अब रुकना तो हो गया उनका, ये पत्र याद रखेंगे नैटाल मरकरी, इसी के कारण वो जो है वहां पर रुक गए थे। अगर ये नहीं देखते तो पता नहीं वो आ जाते भारत। अब देखिए, अब जो महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष व्यतीत किए, तो इन 21 वर्षों को ना दो भागों में बांटा जा सकता है। ये महात्मा गांधी जी ने वहां पर जिस तरह से कार्य किया उसके हिसाब से। महात्मा गांधी जी का जो शुरुआती चरण था दक्षिण अफ्रीका में, वो उदारवादियों से बहुत ज्यादा प्रभावित था या फिर उदारवादियों से बहुत ज्यादा प्रेरित था। भारत में जो उदारवादी थे ना 1885 से लेकर के 1905 तक, तो लगभग उसी समय में, तो ये शुरू होता है 1894 से। गांधी जी कब गए थे दक्षिण अफ्रीका? 1993 में। तो लगभग एक साल जो है वो दादा अब्दुल्ला और उनके जो भाई, उनका जो मामला था उसके पीछे लग गया एक साल। तो 1894 में उनको जो है भारत वापस आना था। तो 1894 में जो नैटाल मरकरी समाचार पत्र उनके हाथ लगा, उसके बाद वो रुक जाते हैं। और जो पहला जो चरण है, जो मैं बोल रहा हूं उदारवादी चरण, मतलब गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में जो पहला जो चरण था वो उदारवादियों से बहुत ज्यादा प्रभावित था। तो इसको हम लोग उदारवादी चरण बोल सकते हैं, मतलब महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका में उदारवादी युग। तो इस समय में क्या किया महात्मा गांधी ने? वही उदारवादियों वाला तरीका, जैसे कि अभी जो मताधिकार समाप्त करने की रिपोर्ट छपी थी समाचार पत्र में, तो उसके लिए महात्मा गांधी जी ने क्या किया, एक जो विधेयक प्रस्तुत होना था उसको रुकवाने की कोशिश की। मतलब वो जो विधेयक है वहां पर पास न हो, प्रस्तुति न हो, इसके लिए कोशिश की उन्होंने। और काफी सारे लोगों का हस्ताक्षर वाला जो पत्र है वो वहां की सरकार को भेजा गया। इसके अलावा काफी सारे प्रार्थना पत्र भी भेजे जाते थे अलग अलग लोगों द्वारा। इसके अलावा भारत में जो उस समय बड़े बड़े नेता थे ना, जैसे कि दादा भाई नौरोजी, उनका काफी बड़ा नाम था क्योंकि वो उस समय ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य भी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो थे दादा भाई नौरोजी। तो उनको भी इन्होंने पत्र वगैरह लिखा इस बीच। तो इस बीच जो है उतना ज्यादा उग्र आंदोलन नहीं हुआ दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी के द्वारा, ध्यान रखेंगे इस चीज को। 1906 के बाद उग्र आंदोलन होता है। जो महात्मा गांधी जी ने जो सत्याग्रह के प्रयोग किए थे ना, वो सब 1906 से पहले होता है, 1906 के बाद नहीं, 1906 के बाद होता है।
उसके पहले नहीं। तो ये जो काल है बिल्कुल पूरी तरह से उदारवादी काल था। इस काल से दो चीजें आप लोगों को याद रखना है। पहला, इंडियन ओपिनियन, कई बार पूछा गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1904 से ये प्रकाशित होना शुरू हुआ। गांधी जी को लगा कि भाई हमारा एक समाचार पत्र होना चाहिए, क्योंकि गांधी जी और वहां जितने भी लोग थे वो अपना कार्य करने के लिए, अपना प्रचार करने के लिए ना पॉम्पलेट छपवा करके बांटा करते थे जब भी जरूरत पड़ती। अब गांधी जी ने बोला कि भाई हमारा एक समाचार पत्र हो जो कि जिसमें हम लोग जो है अपने विचारों को छापते रहें। तो द इंडियन ओपिनियन, द लगा देंगे भैया, द है, द इंडियन ओपिनियन। ओपिनियन कब से छपना शुरू हुआ? 1904 से, द इंडियन ओपिनियन। और यह साप्ताहिक था, वीकली निकलता था। कैसे निकलता था? साप्ताहिक, सप्ताह में एक बार। काफी बार पूछा गया है कि द इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी कहां से निकालते थे, तो ये दक्षिण अफ्रीका से निकालते थे। द इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक। अब इसके जो संपादक थे मनसुख लाल नजर, ये भी काफी बार पूछा गया है, मनसुख लाल नजर। एक और चीज पूछा जाता है कि ये जो समाचार पत्र है किन भाषाओं में प्रकाशित होता था? तो गांधी जी की जो मातृभाषा थी गुजराती, उसमें निकलता था। दूसरा, हिंदी, काफी सारे हिंदी भाषी लोग थे तो हिंदी में निकलता था। अंग्रेजी में निकलता था इसके अलावा, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पर अंग्रेज भी इनके समर्थक थे। इसके अलावा एक जो चौथी भाषा है वो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करता है, तमिल। तमिल में क्यों निकाला जाता था? क्योंकि उस समय ना जो दक्षिण अफ्रीका है वहां पर भारत का जो दक्षिण भारत है, साउथ इंडियन लोग हैं ना, वो बड़ी संख्या में दक्षिण अफ्रीका जाते थे, या कहें अंग्रेज उनको लेके जाते थे। क्योंकि इस समय ना दक्षिण अफ्रीका में बहुत सारे सोने की खदानों की खोज हुई थी, हीरे के खदानों की खोज हुई थी। तो वहां पर खदानों में काम करने के लिए भारतीय लोगों को ले जाया जाता था, क्योंकि वहां के लोग जो है वहां पर काम करने को तैयार नहीं होते थे, बल्कि वहां के जो लोकल थे ना, दक्षिण अफ्रीका के जो लोकल लोग थे भाई, उनको उस क्षेत्र से मार मार के भगाया जाता था और वहां पर फिर जो है खदान का काम शुरू होता था, जिसमें अधिकतर भारतीय लोग काम करते थे। तो तमिलों की बहुत संख्या थी, तो इसी कारण जो है तमिल भाषा में भी ये प्रकाशित हुआ। और फिनिक्स आश्रम, ये भी 1904 के आसपास में हुआ था। फिनिक्स आश्रम, फिनिक्स आश्रम। और जब फिनिक्स आश्रम बन गया ना, तो ये समाचार पत्र फिनिक्स आश्रम से ही प्रकाशित होने लगा। तो ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, महात्मा गांधी ने ना 1894 में एक काम किया था, वो आप लोगों को याद रखना है। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। ये आप लोग पहले लिखेंगे, नेटाल इंडियन कांग्रेस। ये कब बनाया था? तो 1894 में। जब गांधी जी वहां रुकने को तैयार हो जाते हैं तब वो वहां लोगों को बोलते हैं कि भाई हम लोग जो है एक संगठन बनाते हैं, ऐसे बिखरे हुए रहेंगे तो कोई भी काम नहीं होगा, एक संगठन बना लेते हैं और उस संगठन के माध्यम से हम लोग जो है अपना काम करेंगे। जैसे भारत में हुआ 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना, तो उसी तर्ज में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना होती है 1894 में। और इसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं सेठ दादा अब्दुल्ला, और महात्मा गांधी जी इसके मंत्री बनाए जाते हैं। जो महामंत्री होता है ना, वो बनाए जाते हैं महात्मा गांधी। उस समय महात्मा गांधी नहीं थे, वो एम के गांधी थे, मिस्टर गांधी थे, ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी उस समय नहीं बने थे। वो बाद में रविंद्रनाथ टैगोर उनको महात्मा की उपाधि देते हैं, ये जब भारत आएंगे। अभी ये जो है गांधी के नाम से जाने जाते हैं, बैरिस्टर गांधी, मिस्टर गांधी, एम के गांधी, इस टाइप से। तो ये चीजें ये जो है 1894 से 1906 के बीच। अब हम लोग बात करते हैं 1906 के बाद का समय, जिसको अहिंसात्मक प्रतिरोध अथवा सत्याग्रह का काल भी बोला जाता है। 1906 के बाद के समय को, क्योंकि महात्मा गांधी के जितने भी सत्याग्रह वाले आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में हुए थे वो 1906 के बाद हुए थे। और इसी के बाद ना उन्होंने काफी सारे कानूनों के विरुद्ध काम किया था। तो ये जो दूसरा चरण है 1906 से शुरू होकर के 1914 तक चलेगा। इसको क्या बोला गया है? अहिंसात्मक प्रतिरोध। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे ना। अहिंसात्मक प्रतिरोध अथवा सत्याग्रह का काल, सत्याग्रह। अब देखिए क्या होता है कि 1906 के बाद
कुछ कानून आते हैं दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के विरुद्ध, वहां के नागरिकों के विरुद्ध, तो उसके विरुद्ध जो है ये काम करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहला जो कानून था वो था पंजीकरण प्रमाण पत्र, पंजीकरण प्रमाण पत्र कानून। पहला क्या था? पंजीकरण प्रमाण पत्र कानून। देखिए, पंजीकरण प्रमाण पत्र क्या था? ये पंजीकरण प्रमाण पत्र कानून। तो वहां जितने भी भारतीय लोग रह रहे थे, चाहे कोई भी हो, चाहे खदान में काम करने वाला हो, कोई भी हो, तो उनको जो है वहां पर पंजीकरण करवाना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और अपने उंगलियों का छाप देना होगा। जैसे अपराधियों से ऐसे लिया जाता है ना, ऐसे लिया जाता है उंगलियों का छाप, तो वैसे ही जो है दोनों हाथ की उंगलियों का छाप देना होगा, ऐसा बोला जाता है। और ये जो पंजीकरण प्रमाण पत्र है, हमेशा भारतीयों को अपने साथ लेकर के घूमना होगा, जहां भी उनको दिखाने को बोला जाए दिखाना होगा। तो ये एक तरह से जो है मतलब गलत कानून था भाई। ये सबके लिए होना चाहिए था, क्योंकि भाई अंग्रेज भी तो वहां के लोकल थोड़े ही, अंग्रेज भी तो बाहर से आए हैं ना, इंग्लैंड से आए हैं, तो अंग्रेजों के लिए भी वो पंजीकरण कानून सिर्फ भारतीयों के लिए क्यों होना है? तो इस चीज का जो है भारतीयों ने बहुत ज्यादा विरोध किया और धोखे से वहां पर जो है हस्ताक्षर करवा भी लिया जाता है। बाद में फिर जिन लोगों ने हस्ताक्षर किया था उसको सामूहिक रूप से उन प्रमाण पत्रों को जलाया भी जाता है। और इस चीज के लिए, इसका विरोध करने के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र कानून, ये जो कानून लाया गया था, इसके विरुद्ध जो है महात्मा गांधी ने पहली बार वहां सत्याग्रह किया। ये 1906 में आया था। ये कब आया था? 1906 में आया था। और गांधी जी जो है जेल भी गए थे इसके लिए, अकेले नहीं गए थे, उनके साथ और भी लोग जो है इस पंजीकरण प्रमाण पत्र कानून का विरोध करने के लिए जेल भी गए। एक सभा बनाई गई थी, अहिंसात्मक प्रतिरोध सभा। क्या बनाई गई? ये जो लिखा हुआ है ना, अहिंसात्मक प्रतिरोध, उसके आगे सभा जोड़ दीजिए। तो इसी समय जो है अहिंसात्मक प्रतिरोध सभा भी गठित की जाती है। जितना भी आंदोलन चलता है वो पूरी तरह से अहिंसात्मक तरीके से चलाया जाता है वहां पर। इसके बाद दूसरा कानून है प्रवासी भारतीयों के प्रवेश पर रोक। जो अफ्रीका की जो ब्रिटिश सरकार थी, वो प्रवासी भारतीयों के प्रवेश पर रोक लगाना शुरू कर देती है। देखो क्या था कि जो मजदूर हैं, जो कूली हैं, खदान में काम करने वाले, उनका तो वहां के लोगों को जरूरत था, जितना जरूरत था वो ले जाते थे। लेकिन क्या है कि काफी सारे लोग जो है वहां के लोगों को देखते थे, काफी सारे लोग अच्छा कमा भी रहे थे, ठीक ठाक वहां जीवन यापन कर रहे थे। हालांकि मजदूरों की हालत खराब थी, लेकिन जो दूसरे लोग थे, कुछ व्यापारी थे, कुछ दूसरे तरीके से वहां गए थे, तो उनकी स्थिति ठीक ठाक थी। तो लोग जो है वहां पर आकर्षित हो रहे थे, क्योंकि जिनका मतलब भारत में अगर जम नहीं रहा है, परिवार ज्यादा बढ़ गया, खेत वेत कम पड़ रहे हैं, तो वैसे लोग पलायन करते हैं। तो काफी सारे लोग जो है अमेरिका जाते थे, जैसे कि पंजाब के लोग कनाडा जाते थे, अमेरिका जाते थे, आज भी जाते हैं। तो वैसे ही जो है काफी सारे लोग जो है दक्षिण अफ्रीका जाया करते थे। तो अब जो है दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की संख्या बढ़ रही थी, तो इस चीज को रोकने के लिए वहां की सरकार क्या करती है? प्रवासी भारतीयों के प्रवेश पर रोक लगाना शुरू कर देती है कि अब जो है भारतीय यहां पर नहीं आ सकते इस तरह से। तो इसका भी जो है गांधी जी द्वारा विरोध किया गया और यह भी जो है पूरी तरह से अहिंसात्मक तरीके से इसका विरोध हुआ। उसके बाद अगला जो हुआ ना, वो बहुत ज्यादा उग्र था, पोल टैक्स। पोल टैक्स, इसी के साथ में एक और ले लेंगे, पोल टैक्स व विवाह पंजीकरण, दोनों एक साथ चला था ये आंदोलन, पोल टैक्स और विवाह पंजीकरण। पोल टैक्स क्या था? तो वहां पर जितने भी भारतीय रह रहे थे ना, अधिकतर जो खदान मजदूर थे, उन पर यह लागू होता था पोल टैक्स। तो जो खदान मजदूर होते थे ना, वो एक करारनामे पर, मतलब उनका एक समय होता था, 5 साल 10 साल, उस हिसाब से वो लोग जाते थे और उनका जो समय पूरा हो जाता था, तो उसके बाद उनको जो है वहां पर टैक्स देना पड़ता था, जिसको कहा जाता था पोल टैक्स। और ये कितना देना होता था पोल टैक्स? तो 3 पाउंड। भाई एक जो मजदूर के लिए 3 पाउंड बहुत बड़ी बात होती है। इनको तो भाई काफी कम सैलरी मिलती थी, लगभग 6 शिलिंग दिन का कुछ मिलता था इनको।
तो 3 पाउंड जो है पोल टैक्स देना होता था प्रति व्यक्ति। तो काफी सारे लोग अपना परिवार लेके वहां जाते थे, मजदूरी करते थे दिन भर, और उसके बाद फिर ये 3 पाउंड पोल टैक्स। तो इसका जो है काफी विरोध कर रहे थे। तो गांधी जी जो है वहां के खदान मजदूरों को एकजुट कर लेते हैं, सत्याग्रह के लिए प्रेरित करते हैं। दूसरा चीज विवाह पंजीकरण, ये बड़ा बेकार सा था, घटिया सा। देखिए क्या है कि जो वहां की जो ब्रिटिश सरकार है दक्षिण अफ्रीका की, वो क्या करती है कि दक्षिण अफ्रीका में जितने भी लोग रह रहे हैं, अधिकतर भारतीय, उन्हीं को टारगेट करके ये लाया गया था। तो ईसाई धर्म के तरीके से जो भी विवाह नहीं हुआ है, मतलब कि जो विवाह ईसाई धर्म के अनुसार हुआ है, केवल उन्हीं को मान्यता दी जाएगी। उसके अलावा जो हिंदू रीति रिवाज से, मुस्लिम रीति रिवाज से, इसके अलावा किसी भी दूसरे रीति रिवाज से अगर कोई विवाह हुआ है तो उसको मान्यता नहीं दी जाएगी। केवल और केवल ईसाई धर्म के अनुसार जो विवाह हुए हैं उन्हीं को मान्यता दिया जाएगा। सीधा सीधा इस कानून का यह मतलब था कि जितने भी भारतीय, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, सिख भी थे काफी सारे, तो उनका जो विवाह है एक तरह से क्या हो गया, रद्द हो गया। मतलब उनकी जो पत्नियां हैं वो उनकी रखैल बन गई एक तरह से। तो इसका जो है बड़ा मतलब गहरा असर पड़ा। और इसका विरोध करने के लिए, विवाह पंजीकरण कानून का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी जी ने क्या किया, महिलाओं को भी इसमें शामिल किया, क्योंकि भाई इसमें महिलाएं भी थी और वो जो है बहुत ज्यादा उग्र हो गई कि भाई ऐसे कैसे हमारा जो विवाह है उसको मान्यता नहीं देंगे, इस टाइप से। तो वहां पर जो है कस्तूरबा गांधी, वो भी जो है यहां पर महात्मा गांधी जी के साथ आंदोलन में कूद पड़ती हैं, और वहां की जितनी भी महिलाएं होती है ना, वो सब भी इसमें शामिल हो जाती है। इसी के साथ साथ फिर ये जो पोल टैक्स वाला मामला होता है, जो खदान मजदूर होते हैं उनको भी साथ में मिला लिया जाता है, और ये एक बड़ा आंदोलन था। अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी ने किस कानून का विरोध करते समय आंदोलन का स्वरूप बड़ा था, तो ये जो पोल टैक्स और जो विवाह पंजीकरण के समय जो आंदोलन चलाया गया, वो जो है वृहद स्वरूप लिए हुए था। वृहद स्वरूप मतलब कि बड़े लेवल का था, बड़ा स्वरूप था। तो ये अच्छा खासा चला, बड़े लेवल पर चला ये वाला कानून। और वहां के लोग एकजुट होकर के, जितने भी भारतीय थे, उन्होंने जो है गांधी जी का जो अहिंसा वाला जो मार्ग है ना, उस पर चलते हुए उन्होंने इसको जो है किया। अब देखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले, वो जो है महात्मा गांधी के कार्यों से बड़े प्रभावित होते हैं। गांधी जी जो है ना निरंतर भारत के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, यहां तक कि भारत के वायसराय, प्लस उधर जो ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर है, वहां के जो पार्लियामेंट मेंबर वगैरह हैं, उनके साथ लगातार पत्र व्यवहार करते रहते थे। तो जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, वो महात्मा गांधी जी के कार्यों को बहुत ज्यादा सराहते हैं, और बीच बीच में महात्मा गांधी जी भारत भी आते रहते हैं। तो वो गोखले जी से मिलते मिलते भी हैं, और गोखले जी को वो अपना गुरु भी स्वीकार कर लेते हैं। इसके अलावा ये जो कानून था ना, पोल टैक्स कानून, विवाह पंजीकरण कानून, इसके बारे में गांधी जी ने काफी सारे लोगों को पत्र लिख लिख के बताया। इसके अलावा अपने समाचार पत्र में भी इसके बारे में लिखा, और बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग हैं, यहां तक कि भारत का जो वायसराय था ना, लॉर्ड हार्डिंग, जिसके ऊपर बम फेंका गया था, उसने भी ना इन सब चीजों का निंदनीय बताया था कि भाई ये मतलब कानून मतलब सही नहीं है इस तरह से। तो ये एक अच्छी बात है कि भारत का जो ब्रिटिश वायसराय था, उसने कहीं ना कहीं गांधी जी का एक तरह से समर्थन किया। हालांकि पूरी तरह से समर्थन नहीं किया, बस अपना पक्ष रखा इस टाइप से। तो ये सारा कुछ आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद ना 1914 आते आते ये जितने भी आंदोलन चलाए गए थे, तो इसको भी वापस ले लिया गया। ये जो पंजीकरण प्रमाण पत्र है, इसको भी वापस ले लिया गया। पोल टैक्स भी हटा दिया गया, विवाह पंजीकरण वाला कानून ये भी हटा दिया गया। लेकिन जो रंग भेद की नीति थी ना, रंग भेद जिसका शिकार महात्मा गांधी को भी होना पड़ा, काला कूली कह करके उनको जो है प्लेटफॉर्म में फेंक दिया गया था। तो ये जो रंग भेद की नीति है, इसको महात्मा गांधी जी दूर नहीं कर पाए। देखो, ये सरकार अगर वहां कानून ला भी देती, तो लोगों के दिमाग में जो कूड़ा भरा हुआ था, वो कैसे साफ होता? वो तो भाई आज भी साफ नहीं हुआ है ना। देख रहे हो कितना चल रहा है आज भी। हमारे इंडिया में भी देखो, फेयर एंड लवली का ऐड हो गया कि भाई इससे गोरा हो जाओगे, इस टाइप से। जो साउथ इंडियन है उनका कलर थोड़ा सा डार्क होता है। तो ये जो रंग भेद वाला जो नीति है, इसको जो है गांधी जी मिटा नहीं सके। तो ये चीज है। तो ये सारा कुछ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद कुछ और चीजें ध्यान रखिए जो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था गांधी जी के साथ। दो पुस्तकों का नाम याद रखेंगे, दो लेखकों का नाम। एक जॉन रस्किन, इस तरफ लिखते हैं जॉन रस्किन,
ये एक ब्रिटिश लेखक थे, ब्रिटिश विचारक थे, विद्वान थे, समाजसेवी थे। तो इनकी एक पुस्तक थी अनटू द लिस्ट, अनटू द लास्ट, लिस्ट बोला मैंने ना, अनटू द लास्ट। गांधी जी एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे और लगभग 24 घंटा का सफर था। तो जो उनको ट्रेन में छोड़ने आया था, उनका कोई अंग्रेज मित्र, तो वो जो है ये वाली पुस्तक गांधी जी को देता है कि सफर बड़ा लंबा है, आपके पास पढ़ने के लिए कुछ है क्या? गांधी जी बोलते नहीं है कुछ, आपके पास है तो दे दो। तो ये दे देते हैं अनटू दी लास्ट, और इससे गांधी जी बहुत बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं इस पुस्तक से। इसके अलावा टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय, इससे भी जो है गांधी जी बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। 1910 में गांधी जी ने टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना की, और टॉल्स्टॉय फार्म, यह भी काफी बार पूछा गया है, टॉल्स्टॉय फार्म कहां पर स्थापित किया गया? तो ये 1910 में टॉल्स्टॉय फार्म, और फिनिक्स आश्रम 1904 में। और ये जो टॉल्स्टॉय फार्म है ना, ये इनके एक जर्मन मित्र थे, उनका जमीन था, लगभग काफी बड़ा जमीन था, कालेन बाख करके एक जर्मन था, उसका ये था। तो नाम भी याद रखेंगे, कालेन बाख। तो ये जो टॉल्स्टॉय फार्म जहां बना था, वो कालेन बाख ने जमीन गांधी जी को दिया था, जो गांधी जी के बहुत प्रशंसक थे, उनके मित्र समान थे। तो उन्होंने जो है ये दिया था गांधी जी को उपहार स्वरूप, और वहां पर उन्होंने जो है वो फार्म स्थापित किया था। अब देखिए, जो महात्मा गांधी जी थे, ये काफी बार जो है भारत भी आते थे, भारत आते थे। शुरुआत में तो वो लगभग काम खत्म हो गया ये सोच करके आ गए थे, फिर जो है अफ्रीका से बुलावा आ जाता था, आ जाइए, ये वाला कानून ला दिया अंग्रेजों ने, फिर ये कानून ला दिया, इस टाइप से। तो वो सोचते थे कि अब जो है भारत में स्थायी रूप से बस जाऊंगा, लेकिन फिर से बुलावा आ जाता। तो वो अपना पूरा फैमिली वगैरह लेकर के भी यहाँ पर गए हुए थे। उनके जो 2 बेटे थे ना, रामदास, देवदास, उनका जन्म वहीं हुआ था। बाकी जो हरीलाल हो गए, मणिलाल हो गए, ये जो है पहले ही इनका जन्म हो चुका था। एक लास्ट कुछ बच रहा है, हाँ, भारत जब वो आए ना बीच में एक बार 1901 में, इसको पहले मैं क्लीन कर लेता हूं। 1901 में जब महात्मा गांधी जी भारत आए, तब उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। ये बहुत बार पूछा गया है। 1901, आप लोग कमेंट करके बताइए तो जरा, 1901 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था? अध्यक्षता किसने की थी? दिनसा वाचा ने, दिनसा वाचा, इन्होंने जो है अध्यक्षता की थी, और अधिवेशन हुआ था कलकत्ता। तो गांधी जी ने जो है इस अधिवेशन में भाग लिया था। और कहते हैं ये जब कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, तब महात्मा गांधी जी को बाल गंगाधर तिलक जी के साथ ठहराया गया था, और गांधी जी को यहां पर केवल और केवल 5 मिनट का समय दिया गया था बोलने के लिए, और उसी 5 मिनट में उनको दक्षिण अफ्रीका की स्थिति को बताना था, जिसमें वो जो है अच्छी तरह से नहीं बता पाए थे। तो इसमें जो है गांधी जी शामिल हुए थे, 1901 कलकत्ता अधिवेशन। इसके बाद गांधी जी जो है 9 जनवरी 1915 भारत हमेशा के लिए वापस आ जाते हैं। 1914 तक लगभग ये जितने भी कानून थे, ये लगभग वापस ले लिए जाते हैं, काफी कुछ ठीक ठाक हो जाता है। तो उसके बाद वो जो है पूरा वहां अपना काम समेट करके वापस जो है भारत आते हैं। कब? 9 जनवरी 1915। और इसी दिन जो है भारत में प्रवासी दिवस मनाया जाता है, जो एनआरआई डे है ना, तो इसी दिन मनाया जाता है, अप्रवासी भारतीय दिवस। तो ये 9 जनवरी 1915 गांधी जी जब भारत लौट के आए थे, क्योंकि गांधी जी भी तो एनआरआई थे ना, विदेश गए हुए थे, तो इस दिन जो है मनाया जाता है। इसके बाद जो भारत पहुंचते हैं, फिर उसके आगे की घटना हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे।